जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए लेकर आया हूं जिन क्वेश्चंस को अगर आप वाकई में अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, इन सभी प्रश्नों को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, तो मेरा मानना है कि मैक्सिमम पेपर का पोर्शन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों हमने सब कुछ कंप्लीट किया है, पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से साथियों पूरे सभी टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर साथियों एसएससी जीडी में अपना फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इन चारों विषयों को बखूबी अच्छे अंदाज में देखिएगा। क्योंकि सबसे पहले साथियों मैं आपके सामने हिंदी के कराऊंगा पूरे साथियों 20 क्वेश्चन, और इन 20 क्वेश्चन में से आपको साथियों 11 से 12 प्रश्न बिल्कुल सही करना है, और उसके बाद साथियों पूरे जीएस के मैं आपके सामने कराऊंगा 20 क्वेश्चन, और यहां से आपको साथियों 9 से 10 के आसपास आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है। और उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और मैथ के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो आप साथियों तैयार हो जाइए अपने इस टारगेट को पूरा करने के लिए और अपने सिलेक्शन के लिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रही कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो पुत्रवधू कैसे लिखा जाता है साथियों, मुझे बताइए। मैं कहूंगा जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ना साथियों पुत्रवधू, बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, लिखा तो यहां पर भी बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, लेकिन जो सबसे पहले है हम वो आंसर लगाएंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहे सुलभ का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि सुलभ का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा सुलभ का विलोम तो दुर्लभ हो जाएगा, राइट आंसर आपका भी के साथ जाएगा। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो कभी भी अगर साथियों आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय होती है तो उसको बहुमत कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है साथियों, उसको बहुमत कहा जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। यानी कि आफत सिर पर लेना, तो आफत सिर पर लेने का मतलब क्या होता है, मैं कहूंगा झगड़ा मोल लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। अब यहां पर आपको बताने क्या आना चाहिए, यानी कि मापा नहीं जा सकता, इसकी जगह पर क्या आएगा, प्रेम का मूल्य जोड़ा नहीं जा सकता, नहीं। प्रेम का मूल्य गिना नहीं जा सकता, नहीं। या प्रेम का मूल्य साथियों एक तरीके से अगर बात करें नापा भी नहीं जा सकता, ये भी नहीं होना चाहिए। प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता, ये हो जाएगा। यानी कि प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता, ये बोला जाता है, ये थोड़ी ना बोला जाता है जोड़ा नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। उसके बाद देखिए साथियों सही वर्तनी आपको बताने कैसे लिखी है, कौन सी वाली सही वर्तनी है। यहां पर यथाशक्ति लिखा हुआ, और मैं कहूंगा यथाशक्ति की जब हम बात करते हैं तो यथाशक्ति साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। साथियों देखिए आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को साथियों क्रैक करने के लिए एक पीडीएफ तैयार की गई है, ठीक है ना। 2025 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए पीडीएफ तैयार की गई है। आप अगर एसएससी जीडी का एग्जाम देना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैक्सिमम 80% क्वेश्चन आपके पड़े हुए हैं, तो मैं आपको साथियों क्या दे रहा हूं, फरवरी 2024 में जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, फरवरी 2024 में, इसमें साथियों सभी शिफ्ट्स का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। सभी शिफ्ट्स का साथियों हल सहित आपको ये पीडीएफ दी जाएगी। इसमें जैसे कि मान लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसके नीचे उसके 4 ऑप्शन है, जस्ट नीचे ही उसका पूरा सॉल्यूशन है शॉर्ट ट्रिक से। ऐसे ही साथियों मैथ का होगा, ऐसे ही साथियों हिंदी का होगा, ऐसे ही जीएस का होगा, ठीक है ना। मैं कहूंगा अब जो आपका पेपर बनेगा एसएससी जीडी 2025 वाला, इसमें ये समझ लीजिए पूरा लगभग 80 से 85% पेपर जो क्वेश्चन जो है ना वो यहीं से उठा लिए जाए, क्योंकि सबसे लेटेस्ट यही पैटर्न है, यही क्वेश्चन है। तो यहीं से मैथ और रीजनिंग के तो लगभग सभी क्वेश्चन उठाए जाएंगे, क्योंकि अब आयोग नए क्वेश्चन नहीं बनाएगा, या अगर बनाएगा तो बहुत कम बनाएगा, वो हर शिफ्ट में डाल देगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा शिफ्टों में पेपर होता है, तो आयोग या मास्टर्स जो होते हैं साथियों पेपर बनाने वाले, वो कितने नए क्वेश्चन बनाएंगे, ज्यादा थोड़ी नहीं। इसलिए वो सभी पुरानी पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना एसएससी जीडी के, वहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट ले लेते। तो मैं कहूंगा ये पीडीएफ आपको दी जा रही है। उसके अलावा साथियों एक करंट अफेयर की भी पीडीएफ आपको दी जा रही है, ठीक है ना, जनवरी से लेकर साथियों अक्टूबर, पूरे अक्टूबर तक की। तो ये दोनों पीडीएफ आपको साथियों सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ करके, उस लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके ये दोनों पीडीएफ आप साथियों प्राप्त कर लेंगे। चलिए तो हम लोग अब बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। कह रहे कि ईश्वर को ना मानने वाले को क्या कहते हैं, तो जो ना मानता है उसको नास्तिक कहते हैं, और जो मानता है उसको क्या कहते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए उसको आस्तिक कहा जाता है। अगला सवाल है,
कह रहे कि कौन सा शब्द यहाँ पर वर्तनी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो नक्षत्र की अगर बात करें कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में है सौम्य का विलोम आपको बताना है। तो सौम्य का विलोम क्या होता है साथियों, उग्र होता है। सौम्य का विलोम उग्र हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, खाली जगह आपको बताना है कि भाई की शादी पर दीपक प्रकाश से भरकर नाचने लगा या दीपक उल्लास से भरकर नाचने लगा या हर्ष से या उन्माद से। तो मैं कहूंगा खाली जगह में जो शब्द आएगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला आएगा, क्योंकि भाई की शादी पर दीपक उल्लास से भरकर नाचने लगा। उसके बाद देखिए धरती का आपको समानार्थी शब्द बताना है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, धरती को मेदिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेदिनी कहा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, यानी कि आपको बहुत बार मैं बतला चुका हूं साथियों प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है। एक तो आपसे पूछा जाता है उज्जवल कैसे लिखा जाता है। उज्जवल में साथियों दो बार आधा आधा जा बनेगा, तो उज्जवल की अगर बात करें साथियों ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन प्रज्वलित कैसे लिखा जाएगा, प्रज्वलित की अगर बात करें प्रज्वलित आपका ऐसे लिखा जाएगा। इन दो शब्दों की वर्तनी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। मैं कहूंगा कहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में सही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए बड़ा, वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था। अब यहां पर अगर बात करें ना किस दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, त्रुटि आपको बताना है। अच्छा यहां पर जबरदस्त लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, जबरदस्त लिखा हुआ है, जबर, ठीक है, जबरदस्त लिखा हुआ है। और होता क्या है साथियों, जबरदस्त होता है, ठीक है ना, जस्त नहीं होता है, दस्त होता है। मैं आपको बतला देता हूं साथियों, ये हो गया आपका जबर और ये हो गया आपका दस्त, यानी कि जबरदस्त लिखा जाएगा। तो दिक्कत कहां पर है, त्रुटि कहां पर, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए कह रहे कि पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है, मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों पहाड़ का पर्यायवाची क्या होगा, फटाफट आप लोग यहां पर बताएंगे। चलिए, तो पहाड़ को साथियों हम लोग अचल कह सकते हैं। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंधेरे में तीर चलाना, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि अंधेरे में तीर चलाने को साथियों क्या कहा जा सकता है, मुझे बताइए फटाफट राइट आंसर करके। तो इसको साथियों लक्ष्य विहीन प्रयास करना, अंधेरे में तीर चलाना यानी कि लक्ष्य विहीन प्रयास करना। उसके बाद देखिए अच्छा कार्य करने से पुरस्कार मिलता है, रेखांकित शब्द का सही विलोम आपसे बताना है, यानी कि पुरस्कार का आपको विलोम बताना है। क्या हो सकता है, पुरस्कार का विलोम दंड होता है, भेंट होता है, इनाम होता है या उपहार होता है। तो मैं कहूंगा साथियों दंड होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि विकल्प में मुहावरा है और उसका अर्थ है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं यानी कि कौन सा सही नहीं है, मुझे बताइए देखकर। कह रहे कि कलम ना रुकना, क्या इसका मतलब होता है साथियों लिखते ही रहना, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। कलम कसाई, अच्छा कलम कसाई का मतलब क्या होता है, यहां पर कहा गया है कलम को तोड़ने वाले को कलम कसाई कहा जाता है, मैं कहूंगा नहीं। कलम कसाई का मतलब होता है साथियों जो बहुत क्रूरता से लिखता है, ठीक है, जो बहुत क्रूरता से लिखता है, गुस्से से लिखता है, उसको कहते हैं, कलम तोड़ने वाले को नहीं कहते हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सुमेलित नहीं होगा। उसके अलावा कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना, बिल्कुल सही। कलम ना उठ सकना, लिख ना सकना, बिल्कुल सही। मैं कहूंगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए जो बहुत जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो देखिए जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहा जाएगा, जो कुछ नहीं जानता। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाएगा, जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाएगा, और जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ कहा जाएगा। तो जितनी जानकारी मैंने आपको बताई है वो आप लोग ध्यान रखेंगे। और विज्ञ की अगर बात करें, जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसको विज्ञ कहा जाएगा। कहने को तो छोटा छोटा डिफरेंस है इन चारों में से, लेकिन आपको ये चारों याद रखना है क्योंकि बार बार यही आपसे रिपीट होकर पूछे जाते हैं। कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा, मुझे बताइए। तो देखिए मैं कहूंगा साथियों कमल का जो पर्यायवाची होता है उसके अंत में जा लगा होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे कि अगर बात करते हैं यहां पर हम लोग जलज की, तो जलज जो है ना ये कमल का पर्यायवाची है और अंत में जा लगा हुआ है। उसी प्रकार साथियों वनज जो है, वनज ये भी कमल का पर्यायवाची है और अंत में जा लगा हुआ है। उसी प्रकार सरोज भी कमल का पर्यायवाची है और अंत में जा लगा हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहां पर पयोज लिखा हुआ और अंत में जा लिखा हुआ, यानी कि कमल का पर्यायवाची पयोज हो जाएगा, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। साथियों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को कम से कम एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, और साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो इस एग्जाम फतेह चैनल को साथियों सब्सक्राइब भी जरूर आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आपने अगर सब्सक्राइब कर दिया और आपने अच्छे तरीके से इसमें स्टडी कर ली साथियों, पढ़ाई कर ली, जो चीजें मैं आपको बताऊं वो आपने कर ली, तो ये समझ
समझ लीजिए एसएससी जीडी का एग्जाम आपके लिए पास करना एक बहुत छोटी और बहुत आसान बात हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि एकदम टॉप लेवल के साथियों मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो अब साथियों जीएस के हम लोग सवाल देखेंगे और जीएस के पूरे 20 सवाल मैंने लिए हैं, जिसमें से आपको साथियों तकरीबन 10 सवाल तो करके दिखाना है। चलिए, कह रहे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई क्या। मान लीजिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज साथियों ये अगर 3 मीटर लंबाई है तो 2 मीटर चौड़ाई होना चाहिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो 3:2 कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में है, तो मैं कहूंगा ये तो उत्तराखंड में। कहां पर है कार्बेट टाइगर रिजर्व, ये साथियों उत्तराखंड में है। उज्बेकिस्तान की राजधानी की जब हम बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। क्या है साथियों, ताशकंद है, इसलिए राइट आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अयोध्या की अगर बात करें ना तो अयोध्या साथियों किस नदी के किनारे पर है, तो मैं कहूंगा अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है। कई बार आपसे पूछा जा चुका है। कह रहे कि झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है, तो डिब्रू अगर बात करते हैं उदयपुर, नागपुर, लखनऊ या नासिक, झीलों की नगरी के बारे में सवाल आपसे पूछा गया है और यह सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, देखकर मुझे बताने की कोशिश करेंगे साथियों आप सभी लोग यहां पर। चलिए, तो जिनका भी आंसर उदयपुर है मैं कहूंगा आप सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उदयपुर को ही झीलों की नगरी कहा जाता है। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुझे बताइए, तो सिंगापुर की जब हम बात करते हैं सिंगापुर शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है, तो साथियों ये तो नेपाल में स्थित है, जिनका आंसर यहां पर भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए एफिल टावर ये कहां पर स्थित है, तो ये तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है एफिल टावर। उसके बाद देखिए भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये चेन्नई में है साथियों। कहां पर है, चेन्नई में स्थित है भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। उसके बाद देखिए एक आत्मकथा है जिसका नाम है अनब्रेकेबल, ये भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई है, तो ये साथियों मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई, यानी कि एमसी मैरी कॉम के द्वारा ही अनब्रेकेबल नाम की आत्मकथा लिखी गई है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस साथियों मनाया जाता है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह की अगर बात करते इनके शहीद, ये सब एक ही तीनों पर साथियों इनको शहीदी का दर्जा दिया गया था। ये तीनों एक ही 23 मार्च को शहीद हुए थे, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। किनकी याद में मनाया जाता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह की याद में मनाया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो मैं कह सकता हूं साथियों कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया था, तो मैं कहूंगा साथियों 23 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 23 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को ही बनाया जाता है। उसके बाद देखिए किसके भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था, मुझे बताइए। चलिए भाई, तो आपका राइट आंसर साथियों क्या होगा, क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा द बंगाल गजट अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही चला जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, राइट आंसर आपका सी। संसार की छत किसे कहा जाता है, तो जो पामीर का पठार है ना, पामीर का पठार, इसको साथियों संसार की छत कहा जाता है। अगला सवाल है, कह रहे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब कितनी अनुसूचियां हैं, अब साथियों 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद देखिए हाल ही में भारत से किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं, तो मैं कहूंगा साथियों कि भारत सरकार ने सीरिया को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है, तो कौन बना है साथियों, जर्मनी बना है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल है, कह रहे कि हाल ही में यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में किसको शामिल किया गया है, तो साथियों सुमित बाली की जब हम बात करते हैं तो सुमित बाली को ही यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए यहां पर संख्या दर्शाने वाले फलक को बताइए, तो यहां पर एक तरीके से अगर बात करें
सातों एक तरीके से बात करें चित्र यहाँ पर जो है ना वो नहीं लग पाया है। अब चित्र की अगर बात करें यहाँ पर सातों नहीं लग पाया है तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ई, अब रीजनिंग के क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहे कि EIM, उसके बाद QUY, उसके बाद CGK, तो आपको बताने कि उसके बाद 3 लेटर आएंगे, कौन से आएंगे देखकर मुझे बता दीजिए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों, ये 5 पर होता है, ये Q 17 पर होता है, कितना बड़ा है साथियों, 12 बड़ा है। I 9 पर होता है, U 21 पर होता है, क्या I 9 पर होता है साथियों, U 21 पर होता है। अच्छा यहाँ पर भी 12 ही बड़ा है और यहाँ पर भी साथियों 12 ही बड़ा है। और Q से जब आप C पर आओगे यानी कि बाकी तो Z तक हो जाएंगे, 3 बचे, तो यहाँ पर भी साथियों कितना बड़ा है, 12 ही बड़ा है। अच्छा 17 निकला, नहीं साथियों 12 बड़ा है, ठीक है। अच्छा Q 17 पर होता है, 12 बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर भी 12 ही बढ़ेगा। तो जब C में साथियों आप 12 बढ़ाओगे यानी कि 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 पर O आता है और O सिर्फ और सिर्फ हमें ऑप्शन नंबर A में देखने को मिल रहा है। तो बस साथियों फटाफट इसका राइट आंसर लगा के आप आगे बढ़ जाइए। लेकिन G में साथियों 12 प्लस करोगे तो कितना आएगा, तो S आएगा और फिर W आएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, किसी विशिष्ट भाषा में NUK यानी कि न्यूक मी एक्सिल का अर्थ क्या लिखा गया है, लेट दिस लाइट लिखा गया है। KI की मी टू का अर्थ क्या लिखा गया है, द ब्राइट लाइट लिखा गया है। न्यू ई योन का अर्थ क्या लिखा गया, दिस इज ब्राइट लिखा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि लिट का कोड क्या होगा। अच्छा लिट कहां पर लिखा होगा, मैं कहूंगा लिट तो यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि लिट का कोड हो सकता हो न्यूक हो, यानी कि लिट का आंसर जो हो सकता हो न्यूक हो, या लिट का कोड हो सकता हो मी हो, या हो सकता हो एक्सिल हो। तो ये कैसे निकालेंगे साथियों, उसको निकालने से पहले सबसे पहले हमें दिस का कोड मालूम होना चाहिए और लाइट का मालूम होना चाहिए कोड। तो सबसे पहले हम साथियों दिस का कोड निकाल लेंगे और लाइट का कोड निकाल लेंगे। तो दिस देखिए सबसे पहले अगर लाइट का कोड निकालें तो लाइट एक तो यहां पर है और एक कहां पर है, एक साथियों लाइट यहां पर है, यानी कि लाइट का कोड इसमें भी है, ठीक है ना, और साथियों इसमें भी है। तो इसमें क्या आपको सेम लग रहा है, ME मी सेम लग रहा है, तो मैं कहूंगा लाइट का कोड तो मी हो जाएगा, यानी कि अब ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अब दिस का कोड निकाल लीजिए, दिस एक तो यहां पर है और साथियों एक यहां पर है, यानी कि इसमें और इसमें क्या सेम है साथियों, इसमें और इसमें साथियों क्या सेम है मुझे बताइए, NUK सेम है। तो NUK आंसर नहीं हो सकता क्योंकि NUK जो है ना ये साथियों दिस का कोड है। तो अब साथियों बचा क्या यहां पर, देखिए अब मी जो है ना ये लाइट का कोड है, न्यूक की अगर बात करें तो दिस का कोड है, बचा क्या एक्सिल बचा, तो मैं कहूंगा लिट का कोड क्या हो जाएगा, एक्सिल हो जाएगा। और यहीं पर आपसे यही पूछा गया था कि लिट का कोड क्या होगा, तो एक्सिल हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को साथियों और मुझे बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और उनमें से एक अलग है, एक असंगत है। उस अक्षर समूह को आपको पहचान करना है जो सबसे अलग है। देखिए यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करें कि S की अगर बात करें, देखिए यहां पर 4, यहां पर 4, यहां पर 4, ये एक्स्ट्रा आ गया मेरे हिसाब से। देखिए S 19 पर आता है, U 21 पर आता है, Q 17 पर आता है और W 23 पर आता है। उसी प्रकार N 14 पर आता है, P 16 पर आता है, L 12 पर आता है, R 18 पर आता है और Y आपका 25 पर आता है, A 1 पर आता है, W 23 पर आता है, D 4 पर आता है और P 16 पर आता है, R 18 पर आता है, N 14 पर आता है, T 20 पर आता है। अब देखिए ये 19 से 21 हुआ है यानी कि 2 बढ़ाया गया है, ठीक है ना। अब 21 से 17 हुआ यानी कि 4 घटा दिया गया। अब यहां पर साथियों 4 कितना 6 प्लस किया गया, बिल्कुल 6 प्लस किया गया है, ठीक है ना। यहां पर अगर बात करें वैसे ही साथियों 2 प्लस किया गया है और कितना घटा दिया गया है, 4 घटा दिया गया है, फिर 6 बढ़ा दिया गया है। तो जो यहां पर लॉजिक लगा है वही लॉजिक यहां पर लगा है। इसको देखिए साथियों 25 से 1 हो गया है, तो मैं कह सकता हूं हो सकता है Y से A हुआ हो, यानी कि कितना बड़ा है, तो ZA बिल्कुल 2 बड़ा है, ये बात पहले बिल्कुल सही है। अब यहां पर A से क्या हो गया है, W हो गया है, तो साथियों कितना घटाया गया है। यहां पर तो साथियों मामला हिसाब किताब नहीं जम रहा है और यहां पर भी नहीं जम रहा है, ठीक है। यानी कि W से अगर D करोगे तो यहां पर तो 6 बढ़ाना चाहिए, कितना साथियों ज्यादा बढ़ रहा है, यहां पर तो साथियों 7 बढ़ रहा है लेकिन 6 बढ़ना चाहिए, और यहां पर साथियों 6 बढ़ रहा है और यहां पर 2 बढ़ रहा है। तो मैं कहूंगा जो लॉजिक यहां पर लगा है वो लॉजिक यहां पर लगा है और वही लॉजिक यहां पर लगा है, लेकिन ये सबसे असंगत है। तो आपका असंगत वाला ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। चलिए भाई उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे
करके सबसे पहले 1 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 81 है, फिर आपको बताने कौन सा नंबर है और उसके बाद 15,625 ही आना चाहिए। अब कभी भी आप देखो साथियों एकदम नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या लॉजिक लगेगा। अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है साथियों कि ये 2 जो है 8 जो है ना, ये 2 का क्यूब है, और 81 की अगर बात करते हैं ये 3 का 4 है, यानी कि 3 की घात अगर 4 कर दोगे तो 81 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। और 15,625 की जब हम बात करते हैं तो ये 15 की 6 अगर घात लगाते हो तो ये साथियों इतना आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम यहां पर लिख देते हैं क्या साथियों 1, अगर हम यहां पर 1 लिख देते हैं 1 की घात 1, ठीक है, या अगर साथियों हम यहां पर मान लीजिए 2 लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए यहां पर 1 2 3 5 यानी कि यहां पर 4 आएगा, घात देखिए 2 3 4 5, तो यहां पर 5 घात आ जाएगी और 6 है, यानी कि इसको आपको करना है, कैसे करना है, 4 की घात 5 का मतलब है 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। तो साथियों अगर यहां पर बात करें तो ये 64 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, तो 64 की गुणा 16 से साथियों कर लीजिए कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 हो गया, 6 चंग 36 और आपका ये 38 आ गया, और यहां पर 64 हो गया, 4 आ गया, 12 आ गया, और यहां पर साथियों 10 आ गया, यानी कि 1024 यहां पर आएगा। कितना आएगा, 1024 आएगा। और 1024 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यहां पर साथियों क्या चित्र यहां पर नहीं लग पाए इसलिए स्किप कर देना होगा। कह रहे कि जिस प्रकार मोतियाबिंद का नेत्र से संबंध है उसी प्रकार मोनियर रोग का संबंध किससे होता है। तो मैं कह सकता हूं जैसे कि मोतियाबिंद जो होता है ना ये आंख में होता है, उसी प्रकार मोनियर रोग जो होता है ये कान में हो जाता है। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। देखिए इस सवाल की अगर बात करते हैं हम लोग के साथियों यहां पर C से J हुआ है, C होता है 3 पर, J होता है 10 पर, यानी कि 7 बढ़ाया गया है। N होता है 14 पर, U होता है साथियों 21 पर, कितना बढ़ाया गया है यहाँ पर N से साथियों आपका U हुआ, यहाँ पर भी 7 बढ़ाया गया, और K 11 पर होता है 18, यानी कि यहाँ पर भी 7 बढ़ाया गया है। तो मैं कहूंगा कि हमें यहाँ पर 7 ही बढ़ाना होगा। तो F 6 पर होता है साथियों, F में अगर जब हम 7 बढ़ाएंगे तो M आ जाएगा, और J में 7 बढ़ाएंगे तो साथियों Q आ जाएगा, और L में साथियों अगर हमने बढ़ा दिया तो S आ जाएगा। मैं कहूंगा MQS कहां पर है, MQS ऑप्शन नंबर सी वाले में। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। चलिए भाई उसके बाद देखिए MNLOQH एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और Q और H बीच में है, ठीक है ना। M और N पंक्ति के छोरों पर बैठे हैं, ठीक है ना, और कहने के L N के बाएं बैठा है, M के दाएं कौन बैठा है। तो सबसे पहले कितने लोग हैं एक पंक्ति में, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं ना साथियों, 7 लोग, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग की जगह बना दी। कहने कि Q और H बीच में बैठे, या अब देखिए Q और H यहां पर होंगे, या हो सकता Q यहां पर हो H यहां पर हो, या हो सकता हो H यहां पर हो Q यहां पर हो, दोनों चीजों में से एक हो सकता है। उसके बाद कहने के M और N पंक्ति के छोरों पर बैठे हैं और N के बाएं L बैठा है, N के बाएं L बैठा है। अब देखिए यहां पर समझिए, बहुत समझदारी से आपको यहां पर खेल खेलना है। कह रहे कि M और N पंक्ति के छोरों पर है, अगर साथियों M को हम यहां पर बैठा दें और N को यहां पर, N यहां पर भी बैठ सकता है, जरूरी नहीं N यहीं पर है, लेकिन उसके बाद ये लिखा हुआ है कि N के बाएं बैठा है L, तो N के बाएं बैठा है L। अगर हम N यहां पर बैठालते, N यहां पर बनाते, तो फिर यहां पर हमें L बैठालना होता, जिसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि यहां पर जगह ही नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। कह रहे N के बाएं L बैठा है, ठीक है। अब बचा कौन सा, तो एक बचा है O बचा है, O यहां पर आपका आ जाए। कह रहे कि M के दाएं कौन बैठा है, M के दाएं कौन बैठा है, मैं कहूंगा O बैठा है, तो O आपका साथों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथों सवाल है, कह रहे कि सभी पेन पेंसिल हैं और कुछ मार्कर पेंसिल है। तो साथियों आरेख की अगर बात करें कैसे बनेगा, मान लीजिए क्या हो गए, ये पेन हो गए। कह रहे कि सभी पेन क्या है, सभी पेन जो है ना वो पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल हैं और कुछ मार्कर पेंसिल हैं। मान लीजिए इतनी पेंसिल क्या हो जाएंगी, इतनी पेंसिल मार्कर हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। करके सभी पेन मार्कर हैं, भैया सभी पेन मार्कर कैसे हो सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुछ पेन मार्कर हैं, कुछ पेन
मार्कर है, नहीं साथियों पेन यहाँ पर है, मार्कर यहाँ। अगर हाँ ये कहते कुछ पेंसिल मार्कर है तो हम सही लगा देते, लेकिन ये अभी गलत हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लॉजिक आपको पहचानना है, रीजनिंग में आपको यही देखना है और बहुत तेजी के साथ देखना होता है कि भाई यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है, सवाल को कैसे कम समय में आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जब आप यहाँ पर साथियों देखेंगे कि LUCKNOW से बनाया गया है CULKWON, तो आप इतना आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया जो लेटर्स यहां पर यूज किए गए हैं वही लेटर साथियों यहां पर आए हैं। बस ये वाला लेटर इधर, ये वाला लेटर उधर, बस इतना कर दिया गया। और यही चीज आपको पहचानना है कि ये कैसे बनाए। देखिए जब आप देखेंगे LUC लिखा है पहले, लेकिन यहां पर LUC उल्टा लिखा हुआ है, के जैसा है कि वैसा वहीं पर है। उसके बाद NOW है तो यहाँ पर WON कर दिया गया। मैं कहूंगा, उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। यानी कि जो साथियों देखिए 3 लेटर है ना, GWA ना, इसको क्या कर दोगे, इसको AWG कर दोगे, और जैसा बीच वाला लिखा हुआ है वैसा वैसा ही रहेगा। अब लिखा हुआ IOR तो साथियों ROI कर दोगे, बस ये ऑप्शन आपका हो गया, ये राइट आंसर हो गया। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है AWGLROI, मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो सभी साथियों मैथ के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन यहां पर लिए गए हैं। एक दुकानदार कोई गैजेट 25% की छूट पर, क्या लिखा हुआ है यहां पर साथियों 1100 लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक यहां पर आ गया, 1125 रुपए में खरीदता है 25% की छूट पर। यदि वो इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है तो उसको कितना लाभ मिलेगा, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर कोई वस्तु 1125 रुपए की है और इसको साथियों 25% छूट पर बेचा गया है, यानी कि मैं कहूंगा साथियों इसको 75% में क्या किया गया है, सॉरी खरीदा गया है। तो अगर साथियों इसका मैं 100% वैल्यू निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं साथियों 75 नीचे लिख दूंगा और 100 से गुणा करा दूंगा, और ये 100% जब निकल जाएगी ना, यही अंकित मूल्य आपका होगा। तो अंकित मूल्य निकालना है साथियों, 25 चौक और 25 तिया, 3 तिया 9, 2 चला जाएगा, 3 7 21, 3 5 15 हो जाएगा। 375 की जरा 4 से गुणा करा लीजिए, किसकी 375 की साथियों गुणा 4 से करा लीजिए, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 7 चौक 28, 30 हो गया, 4 तिया 12, 13 14 15, यानी कि 1500। देखिए कहने कि एक दुकानदार कोई गैजेट 25% की छूट पर 1125 में खरीदता है, 25% की छूट पर 1125 में खरीदा, लेकिन अगर हम कहें कि अगर वो 100% में खरीदता तो वो 1500 का होता, जो कि एक अंकित मूल्य है। कह रहे कि और वह इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता है, यानी कि 1500 पर वो इसको 10% की छूट पर बेचेगा, तो वो 90% में बेचेगा, तो उसका प्रॉफिट क्या हुआ। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 15 नीम कितना हो जाएगा साथियों 135 हो जाएगा, 0 0 लग जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कितना प्रॉफिट हुआ। अरे भैया पहले था ठीक है 1125 रुपए में, अब हो गया है 1350 रुपए में, तो साथियों कितना प्रॉफिट हुआ है 1350 में से 1125 साथियों घटाओगे तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 225 आ जाएगा। तो 225 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, कह रहे कि खिलौनों की एक फैक्ट्री में, क्या कह रहे कि खिलौनों की एक फैक्ट्री में एक कर्मचारी 5 मिनट में एक खिलौना तैयार करता है। ठीक है, सबसे पहले कहा गया है साथियों कि 5 मिनट में एक खिलौना तैयार किया गया है। क्या एक खिलौना यहां पर तैयार किया गया है साथियों 5 मिनट में। उसके बाद कह रहे कि अगर 10:30 से लेकर 12:30 तक, ठीक है ना, 12:30 तक 1248 खिलौने साथियों वो तैयार कर लेता है, तैयार किए जाने हो, तो इसके लिए कितने कर्मचारियों को काम पर लगाना होगा। बस इतनी सी बात साथियों आपसे यहां पर पूछी जा रही है। देखिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, क्या 5 मिनट में एक खिलौना तैयार होता है। अब देखिए इसमें इसके बीच में कितने मिनट आपको लग रहे हैं, 10:30 से 11:30 यानी कि 2 घंटे लग रहे हैं, यानी कि 120 मिनट का समय लग रहा है। तो अगर मैं कहूं 5 मिनट में, ठीक है ना, एक खिलौना तैयार हो रहा है, ठीक है, तो मैं कहूंगा साथियों 1 मिनट में, क्या साथियों 1 मिनट में कितने खिलौने तैयार होंगे, इतने खिलौने तैयार होंगे, 1/5 खिलौने तैयार होंगे, 1/5 खिलौने तैयार होंगे। तो कह रहे हैं साथियों कि 120 मिनट में वो 1248 खिलौने तैयार करना, इसके लिए कितने कर्मचारियों की जरूरत होगी। अब यहां पर बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। देखिए कहने के एक खिलौना तैयार होने में 5, ठीक है 5, अच्छा सॉरी, एक कर्मचारी 5 मिनट में एक खिलौना तैयार करता है।
काम जो होगा वो नीचे लिखोगे आप, ठीक है। एक कर्मचारी, ये एक कर्मचारी हो गया, 5 मिनट में 5 मिनट पे एक खिलौना तैयार करता है, तो 120 मिनट में क्या साथियों, अब ये क्या था, ठीक है, 120 मिनट में कितना, 1248 खिलौने तैयार करना है। काम हमेशा नीचे आएगा, 1248 खिलौने तैयार करना है, तो कितने कर्मचारियों को काम पर लगाना होगा। यहां पर एक कर्मचारी था ये, अब यहां पर कितने कर्मचारियों को लगाना होगा, मैं कहूंगा के से मैं इसको डिनोट कर देता हूं। ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिख दी, इसकी कोई यहां पर जरूरत नहीं थी। अब साथियों इसको आपको कैलकुलेट करना होगा, बस और कुछ नहीं है। अब देखिए 12 एकम 12 हो गया, 12 एकम 12 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, 2 नंबर एक साथ काटे ना, इसलिए 0 यहां पर आता है। अब इस 104 की गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि 5 गुणा 104 और बटे में साथियों नीचे 10 आ जाएगा, बराबर में के बच जाएगा जो कि कर्मचारी हैं, ठीक है। अब देखिए इससे अगर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से कट करेंगे, पंजे और 2, यानी कि मैं कहूंगा कितने कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, 52 कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। तो 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। 39,000 रुपए की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है। यानी कि यहां पर कहने का मतलब यह है साथियों कि ए का हिस्सा जो है ना बी के हिस्से का, ठीक है, ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कि ए का हिस्सा अगर 1 हुआ है तो बी के हिस्से 3 है, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद कह रहे हैं कि बी का हिस्सा, ठीक है ना, क्या कहा गया है साथियों, बी का हिस्सा, बी को सी से 20% अधिक धनराशि मिलती है। अब एक काम करिए साथियों, मान लीजिए ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाता है, ये सी हो जाता है। यहां पर कहा गया है कि बी को सी से 20% अधिक मिले हैं, तो अगर हम सी का 100 माने, ठीक है, तो बी को सी से 20% अधिक मिले हैं, तो इसको जाहिर सी बात है 120 मिले हैं, ठीक। अब यहां पर बी बताया गया है 120 है, ठीक है, बी कितना है 120 है, लेकिन इसमें 3 लिखा हुआ है, तो इसको 3 की गुणा किससे कराए कि 120 हो जाए, मैं कहूंगा इसकी गुणा अगर आप 40 से करा लेते हैं तो साथियों 120 हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसकी भी गुणा 40 से कराएंगे, हमें ए का मान पता चल जाएगा, यानी कि 40, ए की गुणा 40 से कराएंगे तो साथियों यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आपका 40 आ जाएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं ए 40 है, बी 120 है, सी 100 है, ठीक। तो कह रहे हैं साथियों ए का हिस्सा कितना है, टोटल राशि कितनी है 39,000, टोटल राशि 39,000 है, ए का हिस्सा कितना है 40 है, और नीचे इन सब का टोटल कितना हो जाएगा साथियों 100 और 120, 220, 220 और साथियों कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। तो 260 आपका यहां पर आ जाएगा, इस 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा और 13 3 39 हो जाएगा, ये आपका 3000 हो गया, ठीक। इससे आपका ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 3000 दूना कितना हो जाएंगे, मैं कहूंगा 6000 हो जाएंगे। तो ए कितना निकलेगा साथियों 6000 निकलेगा। तो इस प्रकार आप अम्ल और जल के 2 विलयन है ए अनुपात बी। इस सवाल को साथियों बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे तरीके से इन सभी इस पूरे कॉन्सेप्ट को साथियों समझने की आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है ना। क्या कहा गया है यहां पर साथियों, आपको बताया गया है कि अम्ल और जल के 2 विलयन हैं, तो अम्ल और जल के 2 विलयन हैं, यानी कि एक तरफ साथियों आपका अम्ल हम रख लेते हैं और एक तरफ आपका जल रख देते हैं। अम्ल और जल के 2 विलयन यानी कि ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात 7:9 और 5:3 है। तो ए और बी को x अनुपात y के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात 9:7 है तो x और y का अनुपात क्या है, यानी कि x और y का मान क्या है। देखिए यहां पर साथियों अगर हम इसको x और इसको y कर लेते हैं, ठीक है, अम्ल और जल की बात की गई यानी कि साथियों ये A हो जाएगा और ये B, इसको हम कह सकते हैं। अब यहां पर क्या बताया गया है, A और B में अम्ल और जल का अनुपात कितना है 7:9 है। तो यहां पर साथियों अम्ल को हम पता कितना रखेंगे 7 बटे, ये तो 7 आएगा लेकिन नीचे इन दोनों का योग आएगा, कितना योग हो जाएगा साथियों 16 हो जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, कुछ बहुत दिक्कत नहीं है। इसकी अगर बात करते हैं साथियों 5/3 है ना, तो ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा दोनों का योग यानी कि 8 आ जाएगा। अब उसके बाद कहा गया है कि ये 3 अनुपात आपको इस सवाल में साथियों देंगे, 1 अनुपात, 2 अनुपात और तीसरा अनुपात। तीसरे अनुपात को आपको बीच में रखना है, 9/7 है ना, तो 9 बटे दोनों का योग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 यहां पर आ जाएगा। अब इनका आपको डिफरेंस यहां पर लिखना है और इनका आपको डिफरेंस साथियों यहां पर लिखना है, बस उसको कट कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। तो जब साथियों यहां पर 7/16 में से 9/16 को घटाते हैं तो कितना बचता है, ठीक है ना।
अगर बात करते हैं साथियों कितना बचता है ये आपको बताना है, और उसके बाद अगर बात करते हैं उसके बाद साथियों हमें करना होगा 5/8 में से 9/16 को घटाना होगा। तो यहाँ पर साथियों 16 गुणा 7 कितना हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा, यानी कि 112 और 90 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा, ठीक है ना। अब साथियों 112 में से अगर हम घटाते हैं 90 को तो कितना बचता है, तो साथियों 22 बचता है, 22/160 आ गया। इसको थोड़ा सा कट करिए, ठीक है 2 से, तो यहाँ पर 11/8 आ जाएगा, 11/80 आ जाएगा, 11/80 साथियों आपका यहां पर आ रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से साथियों आप क्या करा लीजिए, आप इसको भी साथियों उसी प्रकार से करा लीजिए। किसको, अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये तो हो गया। अच्छा ये मुझे यहां पर लिखना चाहिए भाई 11/80, 11/80 मैंने लिख दिया, 1 सेकंड रुकिए। 11/80 कहां पर आया, 11/80 आपका यहां पर आ गया। अब इसको करिए साथियों कैसे, 5/8 में से घटा दीजिए 9/16, तो 16×5 80 हो गया, ठीक है। 9×8 आपका हो गया, -72 आ गया, और बीच में कितना हो गया साथियों आपका 16×8 की अगर बात करें तो 16×8 कितना हो गया, 16×8 128 आपका हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर साथियों कितना 8 बचा और 128 हो गया। इसको अगर कट करते हैं साथियों ये 4 आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा, और कट करें साथियों कितना आ जाएगा आपका यहां पर 32 आ जाएगा, ठीक। और 1 और 16 यहां पर आ जाएगा, यानी कि यहां पर आपका क्या आ गया 1 और 16 आ गया। इसको अगर साथियों कट करें तो 16 कम 16, 16×5 80 आ जाएगा यहां पर। अब ये 5 इधर को आ जाएगा, 5 और अनुपात 11 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा इसको कैलकुलेट करने पर कितना आता है साथियों 5:11 अभी तो आ रहा है, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है साथियों, देखिए जरा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर दिक्कत है, एक सेकंड रुक जाइए। ये वाला तो सही लग रहा है क्योंकि ऑप्शन साथियों मिल नहीं रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो गई है कि जब साथियों यहां पर हमने 7/16 में से 9/16 घटाया, 7/16 में से 9 अच्छा एक सेकंड दिक्कत साथियों यहां पर क्या होगी, कुछ और यहां पर लिख दिया गया था 7/16 में से 9/16। तो जब साथियों ये नीचे सेम है तो इसको एक बार लिखा जाएगा, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 1/8 आ जाएगा यहां पर। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर आपका 1/8 आता है, तो 1/8 आ जाएगा, ठीक। ये 1/16 है, ये क्या है साथियों, ये आपका 1/16 है। तो 1/16 और 1/8 को जब हम साथियों करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 1 इधर को आ जाएगा और ये 2 इधर को आ जाएगा, यानी कि 1:2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर डी वाले में है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बाकी और सब कुछ सही था। चलिए भाई उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि इस सवाल का सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए यहां पर कहा जा रहा है आपसे कि यदि एक बेलन और शंकु की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 2:1 है, तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। क्या सवाल में कुछ नहीं है साथियों, बेलन का आयतन, क्या बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन हो गया, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आपका शंकु का आयतन आ जाएगा, नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे शंकु का आयतन आ जाएगा। अच्छा बेलन का आयतन कितना होता है, तो मैं कह सकता हूं πr² होता है, और शंकु के आयतन की अगर बात करते हैं 1/3 πr² होता है, ठीक है। अब बेलन का आयतन, ठीक है। अब देखिए पाई से अगर बात करें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, उसके आगे क्या आएगा, उसके आगे r² है, r यहां पर क्या है, r यहां पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 × 1, और h कितना है, h साथियों 2 है, तो यहां पर आपका 2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये जो 3 है ना ये ऊपर आ जाएगा साथियों, ये यहां पर। अब देखिए नीचे क्या है, r² h, r आपका ये है, ठीक है, शंकु की बात कर रही, r ये है, तो यहां पर साथियों 2 × 2 आ जाएगा, और h कितना है, h आपका 1 है, तो ये 1 आ गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3/2 बचेगा। 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, यानी कि अगर बेलन का आयतन 3 है तो शंकु का अनुपात 2 होगा। तो मैं कहूंगा 3:2 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रही है यदि किसी संख्या का 62% किसी दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, मान लेते वो संख्या x है, करके इसका 62% साथियों किसी दूसरी संख्या मान लीजिए y के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहे, इसको कट कर लीजिए, 5 एकम 5, यहां पर 20 आ जाएगा,
ठीक है ना, क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब अगर बात करें x, ये इधर आ जाएगा y और ये ऊपर 20 चला जाएगा, नीचे आपका 62 आ जाएगा। ठीक, अच्छा ये 3 भी तो है ना, तो ये कुल मिला के आपका ये 3 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब इसको साथियों आप कैलकुलेट कराने की कोशिश करिए, कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2 आ गया, यानी कि 31 यहाँ पर आ गया। तो मैं कहूँगा 30 और 31 का अनुपात यहाँ पर बन रहा है, और 30 और 31 का अनुपात कहाँ पर है, मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप साथियों इस चैनल एग्जाम फतेह पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। उसके अलावा साथियों आपके लिए पीडीएफ तैयार की गई है, एसएससी जीडी की पीडीएफ तैयार की गई है। ठीक है, इसमें मैं कहूँगा साथियों फरवरी 2024 की शिफ्ट्स का सोल्यूशन देखेंगे, हल सहित आपके लिए पीडीएफ है। हिंदी है, इसमें रीजनिंग है, इसमें मैथ है, इसमें साथियों जीएस है। और साथियों आपको 2024 पूरे महीने की, यानी कि 2024 के सभी महीनों की करंट अफेयर भी आपको दी जा रही, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं कहूँगा इन दोनों पीडीएफ को आप सिर्फ 45 रुपए में ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी करके, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड पर साथियों आप क्या करेंगे, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। तो अपने एग्जाम से पहले साथियों ये काम आप लोग जरूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।